हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेटर डेवलपमेंट्स वाला जो टॉपिक है। मतलब आप यूँ समझ लो कि शुरुआत के जो फर्स्ट सेकंड जो 5 ईयर प्लान थे या थर्ड 5 ईयर प्लान था, उसके बाद क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ के बाद जो देश की राजनीति उसमें क्या क्या चेंजेज आते हैं और कैसे डेवलपमेंट होता है, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मेनली ये जो टॉपिक है इसमें हम फोकस करने वाले हैं इंदिरा गांधी जी के बारे में, इनके कार्यकाल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी। थोड़ी बेसिक चीज़ें जान लेते हैं इंदिरा गांधी जी के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1917 को, और इनकी डेथ हुई थी 31 अक्टूबर 1984। तो ध्यान रखना इनकी डेथ कब हुई थी, 1984 को इनकी डेथ हुई थी। ठीक है। और ये एक चीज़ और जीके का क्वेश्चन है, ये भारत की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर थी। ठीक है, वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी। इनसे पहले कोई भी वुमेन क्या नहीं बनी थी, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी थी, और इवन आज तक कोई बनी ही नहीं है। तो मतलब देश की अब तक की मतलब पहली महिला प्राइम मिनिस्टर है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और 2 बार प्राइम मिनिस्टर बनी थी, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है। और इनके फादर जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके फादर थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद फिर आपको पता है गुलजारी लाल नंदा, फिर आपके लाल बहादुर शास्त्री, फिर बाद में यही प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं। इनके बेटे थे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी थे, जो बाद में इंदिरा गांधी की डेथ के बाद क्या बन जाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। इनकी शादी जो हुई थी वो हुई थी फिरोज गांधी से, ये चीज़ आप ध्यान रखना। इनकी जो शादी हुई थी वो किससे हुई थी, फिरोज गांधी से हुई थी। और ये भारत की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर थी, ये मैं बता ही चुका हूँ। और 1984 में इनकी हत्या की गई थी, ध्यान रखना। 2 सिखों मतलब थे इनके, मतलब बॉडीगार्ड ही थे, उनके बॉडीगार्ड के द्वारा ही इनकी, सिख बॉडीगार्ड के द्वारा इनकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है, असैसिनेशन कर दिया जाता है 1984 में। 66 की एज में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। और 1938 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था। और लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, उनकी डेथ हो जाती है 1966 में। उनके बाद ये भारत की प्रधानमंत्री बन जाती हैं। फिर इन्होंने 1967 का जनरल इलेक्शन जीता था, और फिर ये मतलब डेमोक्रेसी में क्या करती है, पहली वुमेन इलेक्ट होकर आती हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना। इंदिरा गांधी भारत की 2 बार प्रधानमंत्री रही हैं, एक तो 1966 से 1977 के बीच में, और एक रही थी 1980 से 1984 के बीच में। इन्होंने जो पढ़ाई लिखाई की थी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यहाँ से इन्होंने पढ़ाई लिखाई की थी। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं किसके बारे में, इंदिरा गांधी के बारे में। और बहुत इंपॉर्टेंट, इंदिरा गांधी के टाइम पर ही 1975 में लगी थी नेशनल इमरजेंसी। आपको कमेंट करके बताना है किस आर्टिकल में लिखा हुआ है नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को कमेंट करके बताना है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि नेशनल इमरजेंसी लगाने की पावर किसके पास है, वो आपको कमेंट करके बतानी है। अच्छा, इन्हीं के टाइम पर 1971 में हुआ था इंडिया पाकिस्तान वॉर। 1971 का जो वॉर हुआ था उसमें आपको पता है एक नया देश बना था जिसका नाम था बांग्लादेश। अब आपको कमेंट करके बताना है कि बांग्लादेश से पहले वहाँ पर क्या हुआ करता था, वो आपको कमेंट करके बताना है। तो ये रही हमारी इंदिरा गांधी जी की कहानी। तो ये ध्यान रखना 1966 से 1984 के बीच ये मतलब इस दौरान मतलब ये प्रधानमंत्री बनती है। हालांकि आपको पता है 1977 में जनता गवर्नमेंट आई थी, और 1979 तक पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी। ये चीज़ आपको पता ही है। ठीक है ना। ओके। तो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स में ये चीज़ ध्यान रखना कि 1960 के बाद भारत की जो हिस्ट्री है या भारत की जो पॉलिटिक्स है, उसमें बहुत बड़ा एक मेजर चेंजेज आपको देखने को मिलेगा। जो 1960 का जो डिकेड चल रहा था, उसमें भारत का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें एक नया मोड़ आता है। और नेहरू जी की डेथ के बाद कांग्रेस भी मतलब कांग्रेस में बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं। नेहरू जी थे जब तक कांग्रेस में कोई दिक्कत नहीं थी, मगर नेहरू जी के बाद कांग्रेस में एक तरह से मतलब यूँ समझ लो संकट के बादल छा जाते हैं। इवन कांग्रेस में डिवीजन हो जाता है, आप ये देखोगे कांग्रेस डिवाइड होने लगती है। उसके बाद इंदिरा गांधी जी जो है पॉपुलर लीडर निकल के आती हैं। कुछ लोग इनिशियली कमेंट कर रहे थे कि ये मतलब ज़्यादा नहीं चल पाएंगे, ये और वो बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में कही गई थी, मगर बाद में एक पॉपुलर लीडर निकल के आती है। 1971 में तो इन्होंने कमाल ही कर दिया था। आपको बताइए जो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसमें बांग्लादेश का निर्माण कर दिया था, और पाकिस्तान को हमने घुटनों पर ला दिया था। और पाकिस्तान के लगभग 90,000 प्लस सोल्जर्स को हमने क्या बना दिया था, प्रिजनर ऑफ वॉर बना दिया था, मतलब उनको बंदी बना लिया गया था। इन्होंने डिसाइड किया, देखो अब यहाँ पर इनकी क्या सोच थी, इन्होंने डिसाइड किया कि भारत की जो इकोनॉमी है, ठीक है, इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको डायरेक्ट करने के लिए स्टेट का रोल ज़्यादा होना चाहिए। मतलब इनका मानना था कि इंडियन इकोनॉमी, जो भारत की जो इकोनॉमी है उसमें स्टेट का कंट्रोल ज़्यादा होना चाहिए।
मतलब स्टेट का मतलब यहाँ पे है गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा होना चाहिए। मतलब इनका कहने का ये था कि प्राइवेट का कंट्रोल मिनिमम और गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये चाहती थी कि स्टेट को पहले से ज़्यादा क्या दी जाए, पावर दी जाए, ताकि वो इकोनॉमी में और ज़्यादा कंट्रोल करें। और 1969 में, ध्यान रखना 1969 में इन्होंने क्या किया था, उस समय की टॉप 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया। टॉप 14 बैंक को नेशनलाइज कर दिया और एक ऑर्डिनेंस पास किया था। कमेंट करके बताना है ऑर्डिनेंस क्या होता है। मैं आज आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऑर्डिनेंस क्या होता है ये कमेंट करके बताना है, और कौन पास करता है ऑर्डिनेंस ये भी बताना है। अच्छा, नेशनलाइज करने का मतलब क्या है, पहले ये प्राइवेट बैंक हुआ करती थी, अब किसके कंट्रोल में आ गई है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो नेशनलाइजेशन का मतलब यही होता है कि पहले जो प्रॉपर्टी प्राइवेट हुआ करती थी, अब वो किसके कंट्रोल में आ गई है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई है। उसका मालिक कौन है, गवर्नमेंट है। यही चीज़ होती है नेशनलाइजेशन। ठीक है, तो 1967 के बाद आप देखोगे प्राइवेट जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं। प्राइवेट इंडस्ट्री को सर्वाइव करना बड़ा डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि मैंने बताया था कि इंदिरा गांधी जी का क्या मानना था कि देश की इकोनॉमी में, देश की प्लानिंग में, देश के डेवलपमेंट में स्टेट का कंट्रोल ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादातर चीज़ें कौन कंट्रोल करे, स्टेट कंट्रोल करे। और जब स्टेट कंट्रोल करेगा तो डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर को तो फिर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और 14 बैंक जो थी प्राइवेट, उनको नेशनलाइज कर दिया था। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको भी ये क्या करने में लग रहे हैं, नेशनलाइज करने में लग रहे हैं। और गवर्नमेंट ने उस टाइम पर प्रो पुअर प्रोग्राम चलाए थे। प्रो पुअर प्रोग्राम्स का मतलब है ऐसी प्रोग्राम्स चलाए थे, ऐसे कार्यक्रम चलाए थे जिनसे गरीबों का भला कर सकें। तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, आपको पता हो तो इस समय पर गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो गरीबी हटाओ ये स्लोगन दिया गया था। और 1971 का जो इलेक्शन हो रहा था उससे पहले इंदिरा गांधी जी ने ये स्लोगन दिया था। फिर उसके बाद यही स्लोगन राजीव गांधी इस्तेमाल करते हैं, और फिर यही स्लोगन राहुल गांधी जी भी इस्तेमाल करते हैं, गरीबी हटाओ। ठीक है, तो गरीबी हटाओ का ही स्लोगन चलता आ रहा है कांग्रेस में, मगर गरीबी अभी हटी नहीं है। These changes were accompanied by ideological tilt towards socialist policies। तो आपको देखने को मिलेगा सरकार क्या कर रही है, सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले रही है। ठीक है, प्राइवेट का जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको लिमिटेड कर दिया है। तो ऐसी चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिलती हैं, ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं सोशलिस्ट कंट्री में। तो इनका जो झुकाव था, आइडियोलॉजी जो थी वो किधर ज़्यादा झुकी हुई थी, सोशलिस्ट पैटर्न की तरफ झुकी हुई थी। तो मतलब ये भी अपने मतलब जो फादर थे उनकी तरह सोशलिस्ट थी। मतलब इनका भी यही था कि चीज़ें ज़्यादातर गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए, और ये भी फोकस करती थी वेलफेयर प्रोग्राम्स पर। तो गरीबों के लिए उन्होंने कई सारे प्रोग्राम्स भी चलाए थे। 1950 से 1980 के बीच में इंडियन इकोनॉमी जो थी बहुत धीमी गति से ग्रो करती है। ध्यान रखना 1950 से 1980 के बीच में इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ होती है बहुत धीमी ग्रोथ होती है। आप देखोगे इंडियन इकोनॉमी 3 से 3.5% के बीच में क्या करती है, ग्रो करती है। अब देखो, अब थोड़ा सा चेंज आएगा। In the view of prevailing inefficiency and corruption in some public sector enterprises and the not so positive role of bureaucracy in economic development, the public opinion in the country lost the faith इट इनिशियली प्लेस्ड इन मैनी ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस। देखो, शुरुआत में लोगों को क्या लगता था, शुरुआत में लोगों को लगता था कि ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज मतलब ऐसी फैक्ट्री जैसी कंपनियां जो जिनको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ये बहुत बढ़िया रहेंगी हमारे देश के लिए और देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ के साथ में जो ब्यूरोक्रेसी है इस पर भी मतलब जनता का बहुत ज़्यादा भरोसा हुआ करता था। मगर आपको देखने को मिलेगा कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में बहुत ज़्यादा करप्शन होने लग गया, इनएफिशिएंसी हो गई, सही से काम नहीं कर पा रहे थे, लॉस में चल रहे थे, घाटे में चल रहे थे, ब्यूरोक्रेसी भी डेवलपमेंट में ज़्यादा रोल नहीं प्ले कर पा रही थी। तो इससे क्या हुआ, लोगों का जो फेथ था इन चीज़ों में, जो विश्वास था, वो विश्वास क्या हो जाता है, अब नहीं रहता है। पहले लोग बहुत ज़्यादा ये जो गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज होते थे इन पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। इवन ब्यूरोक्रेसी जिसको हम नौकरशाही कहते हैं इस पर भी बिलीव करते हैं। बाद में ये जो भरोसा था लोगों का टूट गया। जब लोगों का इन सब चीज़ों से भरोसा टूट जाता है, किस किस चीज़ों से भरोसा टूट जाता है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज से भरोसा टूट जाता है और ब्यूरोक्रेसी से भरोसा टूट जाता है, तो जो फिर नीति बनाने वाले जो लोग थे, पॉलिसी बनाने वाले लोग थे, उन्होंने भी इन चीज़ों को ध्यान में रख के आगे उन्होंने क्या कहा कि 1980 के बाद आपको देखने को मिलेगा कि जो गवर्नमेंट का जो रोल है उसको क्या कर दिया जाता है, इकोनॉमी में कम कर दिया जाता है। Such lack of public faith led the policy makers to reduce the importance of state in India's economy from 1980 onwards। तो जब लोगों का भरोसा कम होने लगा तो पॉलिसी मेकर्स ने भी क्या कहा कि अब मतलब हम गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो कम से कम रखने की कोशिश करेंगे। तो आपको देखने को मिलेगा 1980 के बाद जो इकोनॉमी है उसमें
स्टेट का जो कंट्रोल है वो क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। मगर शुरुआत में जब इंदिरा गांधी जी आई थी तो आपको पता है स्टेट का जो कंट्रोल है वो ज़्यादा बढ़ा दिया जाता था, मगर इससे कुछ ज़्यादा फायदा हुआ नहीं। पब्लिक सेक्टर जो इंटरप्राइजेस थे, पीएसयू जो कंपनीज थी वो घाटे में चल रही थी, सारी नहीं मगर मोस्टली घाटे में चल रही थी, बहुत ज़्यादा करप्शन होता था और इनइफिशिएंटली काम करती थी, ब्यूरोक्रेसी भी बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले नहीं कर पा रही थी। इसलिए बाद में जो पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने यही डिसाइड किया कि स्टेट का कंट्रोल कम से कम होना चाहिए। और आपको पता है 1991 तक आते आते तो हमारी इकोनॉमी की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी और 1991 में आके तो हमें आपको पता है रिफॉर्म्स लेने पड़े जिनको हम बोलते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स, जहाँ पर हमने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, प्राइवेटाइज किया, ग्लोबलाइज कर दिया। समझ रहे हो, पहले जो ज़्यादातर चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में हुआ करती थी वो प्राइवेट करनी पड़ी, अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ा, ग्लोबलाइज करना पड़ा। और लिबरलाइज का मतलब है पहले जो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी उसको भी हमने क्या किया, हटाया। तो 1991 में हमें फिर अपनी इकोनॉमी को क्या करना पड़ा, बिल्कुल ओपन करना पड़ा। और 1991 से पहले कंडीशन खराब हुआ ही करती थी, ये आपको बताई दिया सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है। एक दो वीडियो और आएंगे, एक वीडियो आएगा आपका व्हाइट रेवोल्यूशन का और एक वीडियो आएगा आपका नीति आयोग का और उसके बाद ये चैप्टर खत्म है। तो प्रोबेबली टुमारो वी विल फिनिश दिस चैप्टर। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।